बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इस अध्याय के पूर्व के 2 वीडियो के तहत हम अध्ययन कर चुके हैं 1870 से लेकर 1935 तक की मुख्य घटनाओं का। हमने देखा कि किस तरह से 1870 के दशक में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा ऐसे विभिन्न कानून लाए जाते हैं जो कि भारतीय जनता के मन में असंतोष की भावना को बढ़ा देते हैं। इसी दौरान ही विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों की स्थापना होती है, जिनमें हमने देखा पूना सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। कांग्रेस में हमने 2 धड़ों को देखा, मध्यम मार्गी, आमूल परिवर्तनवादी मुस्लिम लीग का गठन होता है और इसी के साथ ही ये यात्रा आगे बढ़ती है। इसी दौरान हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव पड़ता है और ये एक जन राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लेता है। इसी के साथ ही 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है और महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा व अहमदाबाद सत्याग्रह का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह किया जाता है। इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और टर्की में खलीफा के सम्मान को बचाए रखने के लिए भारतीय मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन भी किया जाता है। 1920 में हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बड़ा आंदोलन शुरू किया जाता है, असहयोग आंदोलन, जिसका हमने अध्ययन किया। असहयोग आंदोलन के बाद हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन को और इस तरह से हमारे भारतीय आज़ादी प्राप्ति की यात्रा लगातार आगे बढ़ती जाती है। और हम देखते हैं कि 1935 में एक एक्ट आता है। उस एक्ट के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है और प्रांतीय चुनाव होते हैं, जिसमें से 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल करती है। लेकिन इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के शामिल होने की जैसे ही घोषणा की जाती है वायसराय के द्वारा, उसके विरोध में कांग्रेस की ये सरकारें अपना त्यागपत्र देती हैं। तो हमने यहाँ तक की घटना को पढ़ लिया था। अब इससे आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से एक और बड़ा और महत्वपूर्ण आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन, और ये आंदोलन इतना ज़्यादा प्रभावकारी होता है कि आखिरकार औपनिवेशिक सरकार जो लगभग 200 से ज़्यादा सालों तक भारत में टिकी बैठी थी, जमी बैठी थी, आखिरकार उसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ती है, भारत को आज़ादी प्राप्त होती है। लेकिन ये जो आज़ादी प्राप्त होती है ये एक विभाजन के दंश के साथ प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा प्यारा भारत विभाजित अवस्था में हमें प्राप्त होता है। तो आइए उसी कहानी को हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद। तो बच्चों हमने क्या देखा कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है 1939 से 1945 तक की। मैंने आपको समय अवधि बताई और ये भी बताया कि इस दौरान 2 गुटों में विश्व विभक्त हो गया था। जो प्रमुख 2 गुट थे उसमें हम देखते हैं कि धुरी राष्ट्र थे एक तरफ और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में हमने देखा कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, जिसका कि भारत पर शासन था, और ब्रिटेन का साथ दे रहे थे यहाँ पे रूस और अमेरिका और फ्रांस, ये एक तरफ थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में था जर्मनी, जापान और इटली, ये मुख्य देश थे। जैसे ही जर्मनी में हिटलर का शासन था, जैसे ही जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है, उसी के साथ सितंबर 1939 में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और हमने देखा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा भारतीयों के भी इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा की जाती है, क्योंकि भारत पर अंग्रेज सरकार का शासन था। अब भारतीयों में तो असंतोष बढ़ता जा रहा था। हम देख रहे हैं ना असंतोष क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीयों ने ये कहा था, भारतीय नेताओं ने, कि भाई दूसरे विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन की सरकार का साथ देंगे, क्योंकि हिटलर के जो मानवता विरोधी कार्य हैं वो ठीक नहीं है, तो हम साथ देंगे आपका, लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटेन सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने भारतीय नेताओं की बात नहीं मानी और उनसे ऊपर जाकर के भारतीयों के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इससे कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। मैंने बताया कि कैसे उन्होंने प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अब क्या है कि यहाँ पे जापान भारी पड़ता जा रहा था और ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो रखी थी। जापान भारत की तरफ लगातार बढ़ता आ रहा था। अब जो ये और मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने ब्रिटेन को कहा कि भाई तुम ये भारत की समस्या को जल्दी से सुलझा लो और भारतीयों का युद्ध में अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करो। ये समस्या सुलझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम युद्ध में हार जाएंगे। तो इन्होंने दबाव डाला, तो ब्रिटेन ने एक मिशन भेजा
क्रिप्स मिशन भेजा स्टॉफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और क्रिप्स मिशन ने आकर के ये जो भारतीय नेता थे मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के, इनसे चर्चा की, विचार विमर्श किया और फिर अपना एक एजेंडा रखा कि हम क्या करने वाले हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे ही ये समाप्त होगा, भारतीयों के संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। इसके अलावा इसमें प्रावधान किया गया है कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही ये बात भी कही गई कि जो देसी रियासतें हैं, क्योंकि भारत मैंने बताया एक तरफ ब्रिटिश प्रांत है और एक तरफ देसी रियासतें थी, है ना, तो जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जो देसी रियासतें हैं, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो सकती हैं या फिर स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो क्रिप्स मिशन था ना, इसको किसी के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस के द्वारा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये विभाजनकारी था, क्योंकि इसमें रियासतों को क्या कहा गया था कि वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो या फिर चाहे तो अलग हो जाए, है ना, स्वतंत्र रह ले। तो इन्होंने कहा कि ये तो विभाजनकारी है, इसमें तो देश को बांटने की साजिश की गई है। मुस्लिम लीग ने इसलिए नहीं माना कि भाई इसमें अलग से कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं कही गई है। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन भाई असफल हो जाता है। अब क्रिप्स मिशन असफल हो रहा है, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ रहा है भयंकर, जापान भारत की तरफ बढ़ रहा है ना, भारत पर आक्रमण का भय बना हुआ है। अब गांधी जी ने कहा कि क्या तो हमें ईश्वर के हवाले छोड़ दो, है ना, और आप यहाँ से निकल जाओ, आप भारत छोड़ दो, क्योंकि हालत इतने विकट होते जा रहे हैं कि क्रिप्स मिशन आया सुलह मशवरा करने के लिए, वो भी असफल हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दैनिक जरूरतें की जो वस्तुएं की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ऊपर से जापान के आक्रमण का भय बना हुआ है। अब कांग्रेस और गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि अब एक कोई ऐसा आंदोलन चलाओ जो कि बहुत तेज गति से हो, बहुत संगठित तरीके से हो। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन इसके लिए चलाया जाता है। देखते हैं क्या इसकी पृष्ठभूमि हमने समझी, अब देखते हैं आंदोलन के बारे में। तो 8 अगस्त 1942 को, ये सब क्लियर हमारी बुक में नहीं बताया गया है पर एक कहानी को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है और इस ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आज तक का भी आज भी बहुत ही चर्चित नारा है, करो या मरो का नारा देते हैं, डू और डाई, कि भाई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, अब हमें संगठित होकर के इस विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ना है और ऐसी हालत में लड़ना है कि हमें करो या मरो कि पूरी हमें ताकत लगा देनी है भारत को आज़ाद कराने में। और इसका नारा देते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक दृष्टि से संघर्ष करने को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने हिंसा कभी नहीं अपनाई। हमने देखा कि हिंसा होने के कारण ही उन्होंने असहयोग आंदोलन बीच में समाप्त कर दिया था, जबकि असहयोग आंदोलन बिल्कुल सफल होता जा रहा था। तो गांधी जी का उद्देश्य क्या था? अहिंसक तरीके से आंदोलन होना चाहिए। 8 अगस्त को ये घोषणा करी और 9 अगस्त को सुबह होते होते ये जो सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, महात्मा गांधी जी वगैरह, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब सारे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। अब आप सोचोगे कि मैडम अब तो आंदोलन चलाया ही नहीं गया होगा, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत को आज़ादी दिलाने में? वो इसलिए कि अब तक जनता इतनी ज़्यादा जागृत हो चुकी थी, जनता में इतनी ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो चुकी थी कि ना किसी नेतृत्व के, याद रखना कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं था, फिर भी स्वस्फूर्त स्वतः ही गतिमान रहा ये आंदोलन। जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, महिलाओं ने, किसानों ने, सबने। हालांकि जो समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया जी वगैरह, इन्होंने भूमिगत रह करके चोरी छुपे, क्योंकि अगर वो सामने आते तो उन्हें भी पकड़ लिया जाता, तो इन समाजवादी नेताओं ने जरूर भूमिगत रह करके इस आंदोलन के संचालन में मदद की। और हम देखते हैं कि जगह जगह पर जितने भी संस्थान थे, जो ब्रिटिश संस्थान थे, जो कि सरकारी संस्थान थे, वो फूंक दिए गए और बहिष्कार किया गया विदेशी वस्त्रों का, विदेशी चीज़ों का, और जनता बहुत ज़्यादा उग्र हो गई थी। हालांकि हम देखते हैं कि जगह जगह जो समानांतर सरकारें भी इस दौरान बनाई गई थी। युवाओं, किसानों और महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब ये इतना आंदोलन इतना तेज गति से फैला कि अंग्रेज सरकार तो बिल्कुल डर गई। और जैसे हर बार अंग्रेजों की आदत रही है हमारे आंदोलनों को दबाने की, हमारे नेताओं को दबाने की, हमारी जनता को दबाने की, तो भारत छोड़ो आंदोलन को भी दबाया गया, बर्बर तरीके से इसका दमन कर दिया गया। ये देखो किस तरह से मार रहे, पीट रहे हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे कितने लोगों ने कुर्बानी दी है हमारे इस प्यारे भारत को आज़ादी दिलाने में। ये देखिए आप कि हम जो पढ़ रहे हैं ना हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, ये देखिए कि हमें आज़ादी कितने त्याग और कितने बलिदानों से प्राप्त हुई है। तो अंग्रेजों ने बर्बर दमन किया और हम देखते हैं कि 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 1,000 के लगभग लोग मारे गए।
परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने अंग्रेज सरकार के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा दी कि अब हम ज़्यादा दिनों तक भारत में नहीं टिक सकते हैं, अब तो हमें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो आखिरकार भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को बताया गया है, सुभाष चंद्र बोस। कौन नहीं जानता होगा सुभाष चंद्र बोस को और उनकी INA को, उनकी आज़ाद हिंद फौज को। थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि जब फ्री हो तब अच्छे से पढ़ना, इनकी जीवनी के बारे में मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। समाजवादी विचार रखने वाले, आगे हम 9th क्लास में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर विचारों के ऊपर, समाजवादी जो रूसी क्रांति होगी, ठीक है। तो समाजवादी विचार क्या थे? समाजवादी जो विचारधारा है वो ये मानती है कि समाज के सभी वर्गों का उत्पादन के साधन पर अधिकार होना चाहिए, सभी को मिल बांट करके सामूहिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो ये समाजवादी विचार में आस्था रखते थे। इसी के साथ ही आमूल परिवर्तनवादी थे। जो मैं कांग्रेस के 2 धड़े बता रही थी, बताया था आमूल परिवर्तनवादी, है ना, जो कि किसी भी तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्ष में थे, है ना, जो कि बहिष्कार की राजनीति अपनाते थे, स्वदेशी की राजनीति अपनाते थे। तो आमूल परिवर्तनवादी थे, साथ ही राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के प्रति निष्ठा भावना रखते थे। तो समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस हालांकि अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। ये बात ध्यान रखो आप। गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के। मन वचन कर्म से किसी के साथ हिंसा नहीं करना। अगर आपका शत्रु आपके प्रति कितनी भी घृणा का भाव रखे तब भी आप अपने मन में उसके प्रति द्वेष नहीं लाओगे। तो ये गांधी जी के मूल वाक्य थे, अहिंसा सत्याग्रह वगैरह, है ना। तो ये उनमें आस्था नहीं रखते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मतभेद था, मनभेद नहीं था। ये महात्मा गांधी जी का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। हालांकि विचारों से तालमेल नहीं था, उनके विचारों में आस्था नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी जी जो कि राष्ट्रपिता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे और आज भी हम उनको पूछते हैं तो उनका ये बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। इन्होंने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने कहा कि ऐसे अहिंसात्मक तरीके से भारत को कोई नहीं आज़ाद करने वाला, भारत को लड़के मड़के प्राप्त करना पड़ेगा। तो इनके इन क्रांतिकारी विचारों के कारण इनको नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये भेष बदलने में बहुत अच्छे खासे माहिर थे। तो ये भेष बदल करके ये कलकत्ता से निकल गए, ठीक है, कलकत्ता छोड़ दिया और सिंगापुर पहुँच गए। सिंगापुर पहुँच के भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने के लिए, हालांकि जो अलग अलग गुट बन चुके थे, तो जापान ने इनकी मदद की थी, तो उनकी मदद लेकर के इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था भारत को अंग्रेजी आधिपत्य से बचाने के लिए। और 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने जो भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है, ये जो 7 सिस्टर वाला क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, तो यहाँ पे जो इम्फाल है और कोहिमा है उसकी ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। लेकिन पहले से खुफिया सूचना प्राप्त हो गई ब्रिटिश हुकूमत को और जो ये INA के सदस्य थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुए, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि INA के सदस्य को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि भाई कर तो ये आज़ादी के लिए रहे थे ना, देश की आज़ादी के लिए, है ना। और फिर हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई ना वो आज तक विवादास्पद है, आज तक उस पर कोई क्लियर वो नहीं आया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो हमने देखा सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान, किस तरह से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और सक्रिय भूमिका निभाई। ये देखिए एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को दिखाया गया है। NCERT की यही बहुत अच्छी खासियत है कि चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से सटीक जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दर्शाया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, जिन्होंने कि हमारी जो अलग अलग रियासतें थी, है ना, भारत को एक करने में, उन रियासतों को एकीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इनको भारत का लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तो सरदार पटेल जी का जन्म नादियाड गुजरात में एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार में हुआ था। 1918 के बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हम देख ही चुके हैं कि जो खेड़ा का सत्याग्रह हुआ था उस दौरान ये गांधी जी के संपर्क में आए थे और हम 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही। इसके बाद एक अलग टॉपिक दिया गया है हमारी बुक में, स्वतंत्रता और विभाजन की, और कि फाइनली अब भारत को आज़ादी प्राप्त हो रही है, लेकिन आज़ादी प्राप्त हो रही है एक विभाजन के ध्वंस के साथ, और एक ऐसा विभाजन का ध्वंस, एक ऐसा विभाजन का काटा जिससे भारत आज़ादी के कई दिनों बाद तक भी, कई सालों बाद तक भी उबर नहीं पाया था। तो आखिर क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियाँ रही जो कि भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन करना पड़ा। तो सबसे पहले बुक में बताया गया है कि 1940 में मुस्लिम लीग ने ये मांग उठाई कि जो पश्चिमोत्तर भारत है, ये भारत का देखो मानचित्र देखो क्लियरली, ठीक है। अब इसमें बताओ पश्चिमोत्तर क्षेत्र कौन सा है? ये रहा पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो कि वर्तमान का पाकिस्तान है, और ये रहा पूर्वी क्षेत्र जो कि क्या है, वर्तमान का बांग्लादेश।
ठीक है, अभी समझो इस चीज़ को। वर्तमान में ये बांग्लादेश है और ये क्या है, ये है पाकिस्तान, लेकिन उस समय ये पूरा भारत था। अब पूरा भारत था तो मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम लीग अभी तक विभाजनकारी राजनीति पे उतर चुकी थी। मुस्लिम लीग के नेताओं को 1937 के प्रांतीय चुनाव में असफलता प्राप्त होने के बाद ये चीज़ चुभ रही थी कि हम तो भाई कम संख्या में हैं, अब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अब हमें तो कोई पद मिलेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि हमारी संख्या तो कम है। तो ऐसा करके उन्होंने जो विभाजनकारी है ना विचार प्रचारित करना शुरू कर दिया मुस्लिम जनता के बीच में। हम देखते हैं नेता बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहे। तो मुस्लिम लीग ने ये कहा कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी समुदाय बहुत ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे ये पश्चिमोत्तर का प्रांत और ये पूर्वी क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों को स्वतंत्र कर दिया जाए और इनको एक अलग राज्य बना दिया जाए। हालांकि इन्होंने न तो क्या मांग की कि पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं किया और न ही विभाजन का जिक्र किया, लेकिन 1940 में इस तरह की मांग उठा दी गई थी। तो वो मैं बता ही चुकी हूँ कि उस वक्त ये भारत का हिस्सा थे। अब आगे की कहानी सुनो कि ये जो 1940 में ऐसे स्थिति हुई, तो ये ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। इसके दौरान हम देखते हैं कि 1920-30 के दशक में कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि मुस्लिमों, जो कि ये मुस्लिम लीग थी, इसके मन में ये बात बैठ गई, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है ना, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानकर चलते थे कि एक साथ दो कौम रह ही नहीं सकती है एक देश में, हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम हैं, इसलिए दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते थे। जबकि आज बताओ मुझे, कितने ज़्यादा समुदाय रह रहे हैं भारत में, तो भी रह रहे हैं ना मिलजुल के, अनेकता में एकता, तो क्या उस वक्त नहीं रह सकते थे? तो क्या ऐसी घटना हुई जो कि मुस्लिम लीग ये मानने लगी? उसमें मैं बता ही चुकी हूँ आपको 1937 के चुनाव का हवाला देते हुए। तो ये अलग अलग मानने लग गए थे, जिसमें 1937 के प्रांतीय चुनाव में हमने देखा कि मुसलमानों को अपने अल्पसंख्यक होने का एहसास हुआ। 1937 में ही मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जो संयुक्त प्रांत का क्षेत्र है ना, उसमें कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ले। अब कांग्रेस ने मना कर दिया, तो इसकी भी मुस्लिम लीग को चोट लगी कि हमें सरकार में मिलाने से क्यों मना कर दिया। तो आगे हम देखते हैं कि 30 और 40 के दशक में अब ये मुस्लिम लीग इतनी बड़ी बात कह रही है कि इन क्षेत्रों को अलग करो, तो ये क्यों कह रही है भाई? ये ऐसे कहती थी कि हम मुसलमानों की प्रतिनिधि एकमात्र पार्टी हैं, और ये जो दावा कर रही थी ना, ये दावा कर रही थी इसके कारण क्योंकि मुस्लिम जनता में इसका जनाधार बढ़ता जा रहा था। कब से बढ़ने लग गया था? 30 व 40 के दशक से, क्योंकि तब कांग्रेस तो बिजी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने में, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने में, और उसके बहुत सारे नेता जेल भी जा रहे थे। लेकिन इस दौरान मुस्लिम लीग ने, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उसमें साथ नहीं दिया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है, क्योंकि वो तभी से ही अलग राष्ट्र की नीति पे चल रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने उस समय का सदुपयोग किया 29 व 40 के दशक का, और मुस्लिम जनता में अपना अच्छा खासा जनाधार, अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली। इसी के कारण जो 1945 में चुनाव हुए, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, हम देखते हैं 1946 के जो प्रांतीय चुनाव हुए, 1946 के प्रांतीय चुनाव में इसी जनाधार के कारण मुस्लिम लीग को मुस्लिम सीटों पर बहुत अच्छी खासी सफलता प्राप्त हुई थी। तो मुस्लिम जनता में मुस्लिम लीग का जनाधार बढ़ता जा रहा था। इसी के साथ ही हम बात करते हैं कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद अंग्रेजों को ये बात तो समझ में आ ही गई थी कि अब भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा साल 2 साल में। तो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस व लीग से बातचीत शुरू की, लेकिन यह वार्ता असफल रही। वार्ता क्या रही? वार्ता बेनतीजा रही। अब क्या है कि जो अंग्रेज सरकार है वो ये साबित करने की कोशिश करेगी भाई मैं बड़ा भाई हूँ, अब चूंकि भारत को तो आज़ाद करना ही पड़ेगा, तो इनकी व्यवस्थाएं कर जाएं जिससे ये लड़े भड़े नहीं, है ना। तो इसलिए ये आगे क्या है, विभिन्न जो ये वार्ता करने के लिए दल भेज रहा है। लेकिन यह वार्ता असफल रही, क्योंकि कांग्रेस ने लीग के इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रातिनिधिक पार्टी है। और ये बात सही भी की, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे कांग्रेसी लीडर ऐसे थे जो कि मुस्लिम थे और कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे थे और सच्चे राष्ट्रवादी थे। तो कांग्रेस कैसे ये बात मान ले कि मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी मुस्लिम लीग है? इसलिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की ये बात नहीं मानी। इसलिए 1945 में जो समझौते के लिए प्रयास किए गए थे, या जो वार्ता बैठाई गई थी भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के द्वारा, तो वो वार्ता असफल रही, सिर्फ इसी मुद्दे के कारण कि मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मुस्लिम लीग को नहीं मान सकते। ये मैं बता ही चुकी हूँ कि 1946 के प्रांतीय चुनाव में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में तो हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उस पर मुस्लिम लीग को बेजोड़ सफलता प्राप्त हुई, और मुस्लिम लीग तो अपनी उसी मांग पर चलती रही कि भाई हमारा तो अलग से हमारा तो देश बना दो।
इसके बाद हम देखते हैं कि 1946 में ब्रिटेन सरकार ने, अंग्रेज जो सरकार थी उसने कहा कि भाई ये जो मुस्लिम लीग है ये तो अपनी मांग पर अड़ी हुई है, तो उसने एक दल भेजा, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने के लिए और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए, मैं कह रही थी ना कि अब अंग्रेज सरकार को पता चल गया कि उसके पास कोई चारा नहीं है, भारत तो छोड़ना पड़ेगा, तो अब वो ये दिखावा कर रही है कि हम जा रहे हैं तो पहले तुम्हारी ठीक ठाक व्यवस्था कर जाए। तो इसलिए वो एक 3 सदस्यीय दल भेजेंगे पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, जिसके 2 और सदस्य रहते हैं, अलेक्जेंडर व क्रिप्स। तो जो ये कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, ये 3 सदस्य जो परिसंघ है ये भेजा जाता है कि जाओ आप अध्ययन करके आओ कि ये जो अलग राष्ट्र की मांग है क्या किया जाए, इसका सुलझाओ। तो ये कैबिनेट मिशन ये सुझाव देता है कि भारत का विभाजन नहीं किया जाए। तो कांग्रेस तो सहमत हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि भारत का विभाजन हो, तो भारत अविभाजित रहे। लेकिन उसने ये कहा कि जो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ना, उनको थोड़ी बहुत स्वायत्ता दे दी जाए और ढीला ढाला महासंघ बना दिया जाए। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग कुछ और भी इसके मुद्दे होते हैं, तो उस पर सहमति नहीं बन पाती है। और अब तो ये हो गया था कि अब तो देश का विभाजन होकर ही रहेगा। अब क्या होता है, कैबिनेट मिशन जो मैंने बताया अभी आया था, वो जैसे ही विफल होता है, मुस्लिम लीग तो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है। मुस्लिम लीग जो सोचती है कि अब मुझे ये प्रकरण कैसे भी करके अलग से अपना राष्ट्र बनवाना ही है, तो पाकिस्तान की अपनी मांग बनवाने के लिए वो एक व्यापक जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लेती है और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाती है। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाती है ना, तो इतना खून खराबा होता है इसके दौरान। जो पाकिस्तान बहुल वाले क्षेत्र थे, पूर्वी क्षेत्र हमने देखा, तो इनमें इतना खून खराबा होता है कि इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़कते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल जाती है, कई लाख लोग मारे जाते हैं। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और इस माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया जाता है और अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है और एक नए पाकिस्तान का जन्म होता है। तो यहाँ देखिए मानचित्र में, ये देखिए, ये था एक पाकिस्तान और एक ये था। तो बोलेंगे ये तो 3 देश लग रहे हैं, 3 नहीं थे, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो लेकिन आगे चलकर 1971 में भारत की मदद से ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, यहाँ पर बांग्लादेश का गठन हो गया था। इनमें आगे चलकर के संघर्ष की स्थिति हो जाएगी। तो एक तरह से हम कहें ना, तो ये भारत का पोता हुआ, क्योंकि भारत से अलग होकर के पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश। ठीक हुई बात। ये पश्चिमोत्तर प्रांत था, ये पूर्वी प्रांत था। तो इस तरह से भारत का विभाजन हो जाता है और इस तरह से, हालांकि बहुत पटाखे फोड़ो कि हम आज़ाद हो गए 1947 में, लेकिन ऐसी आज़ादी किस काम की जिसमें इतनी हिंसा हुई हो, इतनी मार धाड़ हुई हो और गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। तो इस तरह से ब्रिटिश शासन से जो हमें स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त हुआ, ये आनंद विभाजन की पीड़ा के साथ और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। और हम देखेंगे कि ये जो हिंसा है, ये जो पीड़ा है, इसे निपटने में हमें सालों लग गए। अब देखिए, मैंने बताया था ना आपको कि कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही थी कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी है। क्यों नहीं मान रही थी? क्योंकि उसके पास, कांग्रेस के पास बहुत सारे मुस्लिम नेता थे जो कि कांग्रेस के लिए अच्छा काम, देश के लिए अच्छा काम कर रहे थे। ये देखिए आप, मौलाना आजाद जी है ना, तो गांधीवादी आंदोलनों में सक्रिय रहे और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ, उनके पिता बंगाली थे, माँ अरब मूल की थी, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, लेकिन सभी धर्मों की एकता के हिमायती थे। और उन्होंने जिन्ना का जो ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत का भूत था कि 2 कौमें एक साथ नहीं रह सकती हैं, 2 समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो इस भूत का, इस जो सिद्धांत का विरोध किया। और हम देखते हैं कि मौलाना आज़ाद जी हैं, वो भारत के शिक्षा मंत्री बनते हैं, है ना, स्वतंत्र भारत के। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, वो वेयवर्द राष्ट्रवादी, दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता रहे ये। और 1946 में जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी उसके सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखना है ये चीज़, क्योंकि आगे जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो पूछा जाता है ये। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जिन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। यहाँ देखिए कितना एक अच्छा चित्रण किया गया है कि गांधी जी और जिन्ना की जब ये वार्ताएं चल रही थी इस तरह की, तो उससे पहले गांधी जी के साथ चर्चा करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, 1944 का ये फोटो है। इसके आगे हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि विभाजनकारी राजनीति के मुख्य सूत्रधार रहे,
तो 1920 तक तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में कार्य करते रहे। और जो लखनऊ समझौता हुआ था हमने देखा 1916 में, जिसमें कि मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने आपस में सहमति जताई थी कि दोनों ही पार्टी मिलकर के अंग्रेज सरकार के विरोध में कार्य करेंगी, भारत की आज़ादी के लिए कार्य करेंगी। तो तब तक तो ठीक ठाक चला, इन्होंने लखनऊ समझौते में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अपने द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर चलते रहे और ये आगे जाकर के पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इनकी महत्वाकांक्षा थी कि भाई ऐसे तो हमें कोई भी पद प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने ये राजनीति अपनाई कि हमारे तो अलग से राष्ट्र करो। ये देखो सितंबर 1944 का ही दृश्य बताया गया है महात्मा गांधी जी के साथ जिन्ना। तो बच्चों हमारे ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिश हुकूमत भारत में आई थी उसका खात्मा होता है, किसी एक दिन नहीं हुआ, बहुत बड़ा लंबा स्वतंत्रता संग्राम चला इसके लिए। 1870 से लेकर है आज़ादी तक 1947 तक की मुख्य मुख्य घटनाएं हमने देखी, समझने की कोशिश की कि कैसे कैसे ये जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है ये गति पकड़ता गया। महत्वपूर्ण नेताओं का योगदान रहा, गांधी जी का योगदान रहा, क्रांतिकारियों ने योगदान दिया। इसके अलावा अनेक संगठन बने, अनेक राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए, न जाने कितने लोग जो शहीद हुए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। तो यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।